सभी को नमस्कार। प्लैनेट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। 34 वर्ष बाद जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च हुई है, तो इसी के क्रियान्वयन पर हम बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और इसके साथ हमारे साथ हैं श्री प्रेमराज सिंह जी। प्रेमराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, भाई साहब, आपने और वन में पढ़ना करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लैनेट टॉक शो में। आपसे मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा, आप के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से लगे जिससे शिक्षा में उत्कृष्ट बदलाव आएगा? ये आवाज कट रही थी। हाँ सुमित जी, पहले तो आपको ये धन्यवाद इसी बात के लिए कि आपने ये प्रयास किया चैनल के माध्यम से कि नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार हो, तो इसके लिए आपका चैनल, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी जो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो समृद्ध संस्कृति है, उपलब्ध संसाधन है, उनका विकास, संवर्धन और समृद्ध संस्कृति का, सभ्यता का, प्रतिभा का विकास हम शिक्षा के माध्यम से हमारे जो राष्ट्र है, समाज है, देश है और विश्व की भलाई के लिए कर सकते हैं। तो शिक्षा में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। आजादी के बाद केवल कुछ परिवर्तन हुए थे। नई शिक्षा नीति अब 34 वर्ष बाद लागू हुई है, जो शिक्षा में एक नया परिवर्तन लाएगी। इससे पहले भी कुछ 1968 में एक बार शिक्षा नीति में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय कुछ परिवर्तन हुए थे और उसके बाद 1986 में राजीव गांधी जी के समय कुछ परिवर्तन हुए, लेकिन शिक्षा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। अब 34 वर्ष बाद अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कैबिनेट में नई शिक्षा नीति 2020 को पास किया गया, तो इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। प्रारंभ में हमारी जो अब तक शिक्षा पद्धति चल रही थी उसमें 10+2 प्रणाली पैटर्न लागू था। उसके स्थान पर अब हमारे नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 पैटर्न को लागू किया गया है। तो इसमें हमारी जो पहले स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज कहा जा सकता है, जिसमें 3 वर्ष का बालक प्रवेश लेगा और पहली दूसरी कक्षा, जिसे नर्सरी केजी के नाम से अभी तक जाना जाता था, उसमें हम केवल खेल के माध्यम से, क्रियाविधि के एक्टिविटीज के माध्यम से उनको शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। अर्थात उनके मानसिक स्तर को खेल-कूद के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और फिर 5 के बाद 3 दूसरी स्टेज में जो प्रिपरेटरी स्टेज कहलाएगी, तो 3 से 5 तक की कक्षाएं चलेंगी। इसमें लिखित कार्यक्रम भी होगा, लिखित पाठ्यक्रम भी होगा और परीक्षा भी होगी। दूसरे कक्षा 6 से 8 तक 3 वर्ष का स्टेज है, तो इसमें हम जो प्रारंभिक स्थिति है, इसमें हम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को मातृभाषा और संस्कृति से जोड़े रखना है और शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा। इसलिए क्योंकि सभी बालक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा को ठीक प्रकार से समझते हैं, इसलिए प्रयास किया गया कि इसमें क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा में शिक्षा रखी जाए। और जैसे अभी तक अंग्रेजी कक्षा 5 तक भी चलती थी, तो अब विदेशी भाषा को कक्षा 5 तक
प्राइमरी स्तर तक हटा दिया गया है। इसके बाद दूसरे कक्षा 6 से 8 तक साथ शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। और जो हमारी हाई स्कूल इंटर की कक्षाएं हैं उसमें हमारे जो कक्षाएं पहले चलती थी उसमें अब परिवर्तन किया गया है। पहले हाई स्कूल स्तर पर जब हम पढ़ते तो हाई स्कूल स्तर पर विभाजन हो जाता था, आर्ट साइड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, विज्ञान वर्ग। लेकिन अब हाई स्कूल में तो पिछले वर्षों से भी सामान्य स्तर से चल रहा था, लेकिन इंटर में पाठ्यक्रम वर्ग विभाजन हो जाता था, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। लेकिन उसमें जो थी भैया बहनों को पाठ्यक्रम की एक बाध्यता थी कि विज्ञान वर्ग में लेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, अंग्रेजी लेंगे और कॉमर्स में अलग विषय होंगे, एग्रीकल्चर में अलग विषय होंगे। लेकिन अब इसमें नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है कि वो बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब मान लीजिए किसी की गणित में विज्ञान वर्ग के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ, गणित के साथ संगीत लेना चाहता है, संगीत में रुचि है तो संगीत विषय भी ले सकते हैं। तो ये स्थिति समाप्त की गई है, अर्थात स्वतंत्र किया गया है, बाध्यता समाप्त की गई है। दूसरे अब जो परीक्षा हमारी होती थी, एक वार्षिक परीक्षा होती थी, तो वार्षिक परीक्षा के कारण हमारे छात्र थे उनमें रटने की प्रक्रिया अधिक थी। वो चाहते थे वार्षिक परीक्षा में और उससे एक कोचिंग पद्धति, ट्यूशन पद्धति को भी बढ़ावा मिलता था। वो समझ के याद ना करके रटने की प्रक्रिया एक प्रकार से करते थे। तो अब वो प्रक्रिया समाप्त हो गई है, क्योंकि अब एक वार्षिक परीक्षा नहीं होकर इंटर कक्षाओं में सेमेस्टर वाइज भी परीक्षा होगी, जिससे एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा और ये कोचिंग और ट्यूशन जैसी व्यवस्था पर रोक लगेगी। इसके बाद हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्नातक स्तर पर 4 वर्ष का पाठ्यक्रम किया गया है। जी। पहले था यदि मान लीजिए कोई कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो 1 वर्ष बाद विद्यार्थी छोड़ता था कक्षा को, तो उसकी जो ग्रेजुएशन की 1 वर्ष 2 वर्ष की परीक्षा थी, पाठ्यक्रम होता था, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 1 वर्ष का पाठ्यक्रम करेंगे तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 वर्ष में डिग्री, और अगर 4 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है तो उसको रिसर्च शोध कार्य का भी प्रमाण पत्र मिलेगा। अर्थात वो 1 वर्ष भी करता है तो उसका महत्व होगा। जी। और उसमें भी पाठ्यक्रम में विषय की बाध्यता नहीं है। तो ये नई शिक्षा नीति से सरलीकरण भी हुआ है और विद्यार्थियों का लाभ होगा, और इसमें हमारी जो नैतिक मूल्यों को भी महत्व दिया गया है, अर्थात हम अपने देश की संस्कृति और सभ्यता से भी जुड़े रहेंगे। दूसरे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें हमारे कला, संगीत, खेल, योग और आधुनिक ये सामुदायिक सेवा जैसे विषयों को भी सम्मिलित किया गया है। जी। इसके अतिरिक्त हमारी जो पुस्तकालय का अभी तक उतना महत्व नहीं था, तो पुस्तकालय को भी जीवंत बनाने का मुख्य कार्य शिक्षा नीति में किया गया है। इसमें कहानी सुनने हैं, रंगमंच कार्यक्रम है, समूह पाठन है, बच्चों द्वारा बनाई गई जो चित्र हैं, लेखन सामग्री है, उनको भी डिस्प्ले करके पुस्तकालय के माध्यम से जी आग्रह किया गया है, ताकि भैया बहनों का जो रचनात्मक कार्य है उसका विकास हो सके। दूसरे हमारे नई शिक्षा नीति में शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ऐप आदि का प्रयोग की बात भी विस्तृत रूप से कही गई है, और ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों माध्यम से शिक्षा के आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
जी नई जी शिक्षा भाई साहब। नीति में हमारे जी जी शिक्षा नीति में एक तो हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद का अब 6%, 6.1 के लगभग इसमें किया गया है खर्च, लेकिन पहले लगभग 4 पॉइंट कुछ शिक्षा पर खर्च होता था। जी दूसरे हमारी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में जो हमारी मानव संसाधन मंत्रालय होता था, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, क्योंकि उससे भी एक सरलीकरण हुआ है। सामान्य व्यक्ति भी शिक्षा विभाग को समझता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम लेते थे तो एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता था विभाग में क्या है, तो जी इसका भी सरलीकरण किया गया है। जी जी ठीक है भाई साहब, आपने दूसरे बताया अभी कि जो एक तो हमारी इस प्रश्न में शिक्षण सामग्री के प्रसारण के लिए जी जी भाई जो साहब, आपने नई इस शिक्षा प्रश्न में नीति है, इसमें बताया। हमारे शिक्षा के प्रचार प्रसार सामग्री के प्रसारण के लिए जो हाँ कि एक तो शैक्षणिक स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है, और एक आपने बताया कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। दूसरा बताया कि मातृभाषा स्थानीय भाषा में जो पाठ्यक्रम आएगा वो बताया आपने। दूसरा बताया इसमें व्यावसायिक जो शिक्षा है उस पर ध्यान दिया जाएगा। और चौथा बताया आपने कि किसी भी विषय को चुनने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। स्वतंत्रता होगी। जी जी जी। और तो के जो हमारी शिक्षण सामग्री है उसके विस्तृत प्रचार प्रसार के लिए, ताकि सभी छात्रों को लाभ हो, हमारे दूरदर्शन है, वर्चुअल क्लास है, इनका भी प्रयोग पर बल दिया गया है। जी जी। तो इसी संदर्भ में भाई साहब मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि कोविड-19 के समय आपने शिक्षा में टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग किया है, तो आपको कैसा अनुभव रहा? किन-किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? ये कोरोना काल में इसमें क्योंकि अचानक लॉकडाउन लगा तो उस समय ऐसी स्थिति थी, क्योंकि ये कल्पना भी नहीं थी कि ऐसी स्थिति बनेगी, लॉकडाउन लगेगा। तो जी जी उस समय न तो बच्चों के फोन नंबर व्यवस्थित थे, सभी को जानकारी भी नहीं थी किस तरह शिक्षण किया जाए। और उस समय जब लॉकडाउन लगा तो शिक्षा की व्यवस्था के लिए फिर विचार किया गया, तो उस समय सभी जगह ऑनलाइन की व्यवस्था भी नहीं थी, और जो सभी जगह ऐसी स्थिति, हमारे यहाँ भी ये स्थिति थी। केवल लगभग हमारे 20-21 का स्टाफ था, तो उसमें लगभग 4-5 स्टाफ ऐसा था जो कंप्यूटर ऑनलाइन शिक्षण कार्य व्यवस्थित रूप से कर सकता था। जी बच्चों के भी संपर्क अचानक बंद हुआ, तो उस समय ये किया गया, जो हमारे प्रमुख आचार्य थे जिनको कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट की समुचित जानकारी थी, तो जी उनके माध्यम से अन्य जो शिक्षक हैं, आचार्य हैं, उनको प्रशिक्षित किया गया और भैया बहनों से संपर्क किया गया। उनको फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, तो उनके जी जी माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के बनाने के माध्यम से उनको शिक्षण सामग्री प्रेषित की गई। धीरे धीरे जो शिक्षक इसमें ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते थे, उनका भी प्रशिक्षक के माध्यम से अभ्यास कराया गया, और अधिकतर व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे जूम ऐप के द्वारा, गूगल ऐप के द्वारा, फिर वीडियो बनाकर अभिभावक और छात्रों से वार्ता की गई। जी जूम के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा, ऐप के द्वारा फिर भैया बहनों से ग्रुप बनाकर मीटिंग की गई, अभिभावकों से भी संपर्क किया गया, तो धीरे धीरे जी ऑनलाइन शिक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद फिर जी कक्षा में आचार्यों को बुलाकर वीडियो बनाकर फिर
ऑनलाइन कार्य किया गया। साथ साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से भी फिर वीडियो बनाकर क्लास लेकर उसका प्रसारण वीडियो के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया गया। तो धीरे धीरे इसका वर्तमान समय में फिर ऑनलाइन के द्वारा शिक्षण सामग्री व्यवस्थित रूप से भैया बहनों तक पहुंचाएगी। फिर जो मासिक परीक्षाएं थी वो भी ऑनलाइन फिर संपन्न हो सकी। तो धीरे धीरे वर्तमान में ऐसी स्थिति है, क्योंकि आवश्यकता ऐसी हुई, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। तो जिसको नहीं आता था इंटरनेट या ऑनलाइन कार्य करना, वो भी धीरे धीरे इसमें पारंगत हो गए और आज ऑनलाइन शिक्षण के साथ साथ परीक्षा की व्यवस्था भी संपन्न हुई है। अब हाई स्कूल इंटर की कक्षाएं अभी वर्तमान में चल रही हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो संख्या प्रभावित है, कई कारण है उसके। जैसे आजकल कोचिंग व्यवस्था, कुछ जगह तो कोचिंग व्यवस्था स्कूल टाइम में लगा रखी है, उसके कारण संख्या प्रभावित होती है। अभी केवल 9th और 11वीं यानी कक्षा उत्तराखंड सरकार नहीं खोल पाई है, जबकि यूपी में थोड़ा खुल गई है। जबकि कोरोना की स्थिति आगे थी, लेकिन सरकार का काम है, तो अभी देखो क्या निर्णय ले पाती। तो खोलने का निर्णय ले लेना चाहिए वैसे, और सरकारें भी निर्णय ले रही हैं धीरे धीरे। ठीक है भाई साहब, आपने एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में टेक्नोलॉजी किस प्रकार सहायता कर सकती है और किस तरह के फीचर्स को जोड़ा जाना चाहिए? अंतिम प्रश्न भाई साहब आपसे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक तो हमारे अभी कोरोना काल भी चल रहा है, उसकी स्थिति भी बनी हुई है। उसके माध्यम से जैसे सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से भी कक्षाएं चलाकर, वीडियो डालाकर सभी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी हो, सभी का लाभ हुआ है। दूसरे, शिक्षण की ऑनलाइन व्यवस्था तो वर्तमान में चली रही है, लेकिन हम ये भी हो सकता है जो सरकार के द्वारा दूरदर्शन चलाया गया, लेकिन उसमें ये था कि सभी विषय की व्यवस्थित नहीं हो पाई थी। तो अगर दूरदर्शन सभी विषय की समय सारणी बनाकर प्रसारण करे तो उससे भी लाभ हो सकता है। दूसरे, अपने जैसे विद्या भारती है, तो विद्या भारती में भी एक वर्चुअल लैब जैसे प्रांतीय स्तर पर बनाई जाए और संकुल स्तर पर कम से कम 1-2 विद्यालय जो सक्षम है उनको जोड़ा जाए, और संकुल स्तर पर जो संकुल के विद्यालय वो एक साथ सम्मिलित हो सकते हैं। तो ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है। जी जी, ठीक है भाई साहब, आपके सभी सुझावों को हमने नोट किया है और जल्दी से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्रियान्वयन को शुरू करेंगे। और आपने अपना मुझे बहुमूल्य समय दिया इस वार्ता के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, नमस्कार।